नमस्कार। आज हम हाईटेक एक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है। ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और मरीजों के भरोसे के बीच का जो रिश्ता है ना, उस पर काफ़ी अच्छी रोशनी डालता है। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये 2009 का अमेरिकी कानून आज भी, मतलब 2025 में भी, क्यों इतना अहम है। तो जैसा मैंने कहा, 2009 में अमेरिकी रिकवरी और पुनर्निवेश अधिनियम के तहत ये हाईटेक एक्ट लाया गया। और देखिए, इरादा सिर्फ ये नहीं था कि भाई अस्पताल और क्लिनिक वो कागज छोड़कर कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगें। असल मुद्दा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ईएचआरस, वो सुरक्षित रहें, प्राइवेट रहें और सबसे जरूरी, मरीजों की देखभाल को सच में बेहतर बनाएं। सिर्फ डेटा इकट्ठा करना वो मकसद नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे सोच काफी बड़ी थी। देखा जाए तो 4 खास लक्ष्य रखे गए थे। पहला तो यही कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ईएचआर अपनाएं। दूसरा, इलाज की क्वालिटी, सेफ्टी और रफ्तार वो बेहतर हो। तीसरा, और ये बहुत ही जरूरी था, हिपा के जो नियम हैं, मतलब मरीजों की प्राइवेसी के कानून, उनको और मजबूती से लागू करवाया जाए, डेटा सेफ रहे। और चौथा था जिसे मीनिंगफुल यूज कहा गया, मतलब टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल हो जो वाकई में मायने रखता हो, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि इलाज के फैसलों में मदद। हाँ, और सरकार ने इसके लिए अरबों डॉलर इंसेंटिव के तौर पर दिए भी। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी था कि अगर नियम तोड़ें या डेटा लीक हुआ कहीं तो जुर्माने बहुत सख्त कर दिए गए थे। मतलब दांव काफी ऊंचे थे, है ना? बिल्कुल ऊंचे थे। लापरवाही की गुंजाइश वो बहुत कम कर दी गई। कह सकते हैं कि हाईटेक ने असल में हिपा को ताकत दी। पहले शायद नियम थे, पर अब उनके उल्लंघन पर सजा का डर था। बड़े जुर्माने, ऑडिट्स, इसने मजबूर किया संस्थानों को कि भाई डेटा सुरक्षा को गंभीरता से लो। तो फिर सवाल वही आता है, 2025 में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इतने साल हो गए, आज क्यों ये एक्ट इतना रिलेवेंट है? ये बात थोड़ी दिलचस्प है। देखिए, इसकी रेलेवेंस आज 3 खास वजहों से टिकी हुई है मेरे हिसाब से। पहली चीज है टेक्नोलॉजी पर भरोसा, ट्रस्ट। सीधी सी बात है, मरीज अपनी सेहत की निजी जानकारी तभी आराम से देगा जब उसे यकीन हो कि भाई ये डेटा सुरक्षित है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो डिजिटल हेल्थ की एकदम बुनियाद है। सही कहा। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है सार्थक देखभाल, जिसकी हमने बात की, मीनिंगफुल केयर। हाईटेक ने इस बात पर जोर दिया कि सिस्टम ऐसे बने जो सिर्फ डेटा जमा ना करें, बल्कि डॉक्टरों को सही क्लिनिकल फैसले लेने में मदद करें। जैसे, क्या इलाज काम कर रहा है, कोई पैटर्न है क्या, डेटा को एनालाइज करके इलाज को बेहतर बनाना। अच्छा, और तीसरा फिर वो कानूनी जवाबदेही वाला एंगल आ गया। हाँ बिल्कुल, कानूनी और रेगुलेटरी एंगल। हिपा और हाईटेक के तहत अगर डेटा ब्रीच होता है तो न सिर्फ भारी भरकम जुर्माना लगता है, बल्कि संस्था की जो इज्जत है, रेप्यूटेशन है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो कानूनी और फिनेंशियल रिस्क वो काफी ज्यादा हैं। ये सब चीजें मिलकर ही डिजिटल स्वास्थ्य का पूरा ढांचा बनाती हैं। और हाँ, वो जो मीनिंगफुल यूज था, उसे अब प्रमोटिंग इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, जिसका फोकस इस पर ज्यादा है कि अलग अलग हेल्थ सिस्टम आपस में आसानी से बात कर सकें, जानकारी शेयर कर सकें। ये प्रमोटिंग इंटरऑपरेबिलिटी, ये जरूरी लगता है। मतलब कि अगर कोई मरीज एक डॉक्टर से दूसरे के पास जाए तो उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से पहुंच जाए, ऐसा? हाँ, लक्ष्य तो बिल्कुल यही है, पर असलियत में ये इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब सिस्टम्स का आपस में तालमेल, ये अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रही है। अलग अलग वेंडर हैं, टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। नतीजा ये होता है कि डॉक्टर के पास कई बार मरीज की पूरी जानकारी होती ही नहीं है और ये देखभाल के लिए ठीक नहीं है। तो फिर वही भरोसे वाली बात आ गई। मरीज का भरोसा सिस्टम पर, डॉक्टर का भरोसा सिस्टम पर और टेक्नोलॉजी पर भरोसा कि सिस्टम भरोसेमंद हो, इस्तेमाल में आसान हो, मददगार हो, रुकावट न बने। बिल्कुल। और चुनौतियां सिर्फ इंटरऑपरेबिलिटी की ही नहीं है। डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं तो लगातार बनी ही रहती हैं, नए नए खतरे आते रहते हैं। फिर एक डिजिटल डिवाइड भी है, मतलब टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच बराबर नहीं है। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी असमानता बढ़ सकती है। और हाँ, कई जगहों पर अभी भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में थोड़ी हिचक है, रेजिस्टेंस है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए जो लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या लेख में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए हैं? हाँ, कुछ बुनियादी कदम हैं जो जरूर उठाए जा सकते हैं। पहला, ऐसे ईएचआर सिस्टम चुनें जो सिक्योर हों और दूसरे सिस्टम से आसानी से जुड़ सकें, इंटरऑपरेबल हों। दूसरा, हर चीज का ठीक से दस्तावेजीकरण करें,
पूरा रिकॉर्ड रखें। ये सिर्फ इलाज का हिस्सा नहीं, कानूनी ज़रूरत भी है। तीसरा, मरीजों के डेटा की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, उसको सबसे ऊपर रखें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और चौथा, डेटा का इस्तेमाल सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि असल में मरीजों के इलाज और आउटकम को बेहतर बनाने के लिए करें, वो सार्थक उपयोग वाली बात। तो कुल मिलाकर हाईटेक एक्ट हमें एक तरह से ये याद दिलाता है कि हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, ये बस एक साधन है। असली मकसद है देखभाल को बेहतर बनाना, मरीज की प्राइवेसी की रक्षा करना और एक भरोसे का माहौल कायम करना। टेक्नोलॉजी को इलाज का जो मानवीय पहलू है उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर हावी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। जब से EHR की शुरुआत हुई थी, उन शुरुआती दिनों से लेकर आज तक मरीजों का और डॉक्टरों का ये जो पर्सनल डिजिटल हेल्थ एक्सपीरियंस है, ये कैसे बदला है? क्या इसने सच में देखभाल को आसान और बेहतर बनाया है, या इसने काम और उलझा दिया है, व्यस्तता बढ़ा दी है? इस पर सोचना जरूरी है।